क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे आपका स्वागत है। हमारे चल द्वारा एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है सभी सब्जेक्ट के क्लास 6 से क्लास 12 तक। ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में क्लास 11 की एनसीईआरटी का जो है ये 12वां चैप्टर है। विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया गया है और कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, कैसे किया गया है, इसी को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। चैप्टर को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और विश्व की जलवायु को कोपेन के अनुसार कैसे बांटा गया है, इसी के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम और किसी भी कहीं भी कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी में ये 12वां चैप्टर है, विश्व की जलवायु और जो है उसमें जलवायु परिवर्तन, इन दोनों के बारे में बताया गया है। पूरे विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, उसमें कोपेन के बारे में बताया गया कि कोपेन ने जलवायु को कैसे बांटा है। पूरे विश्व की जलवायु के वर्गीकरण के साथ साथ इसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में डिटेल में बताया गया है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। पहले लिखा है आगे, लिखा है विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों और जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो विश्व की जलवायु, इतनी बड़ा जलवायु को बांटने के लिए छोटे छोटे वर्गीकरण में इसको बांटा गया है। जलवायु का वर्गीकरण 3 बृहद उपगमनों द्वारा किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका अनुभाविक। अनुभाविक में क्या क्या हमें पढ़ना है? जननिक, इसमें क्या पढ़ना है? और अनुप्रयुक्त में, तो तीनों के बारे में बताया गया। तो पहला लिखा है अनुभाविक में वर्गीकरण में हम क्या करते हैं, तो हम तापमान और वर्षण के आधार पर जो है हम जलवायु को निर्धारित करते हैं। दूसरा है जननिक वर्गीकरण, जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास किया है। और जलवायु का जो है अनु जो प्रयुक्त वर्गीकरण है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है, मतलब किया जाता है। तो इसी 3 आधारों पर ये जलवायु का वर्गीकरण किया गया है पूरी दुनिया का, तो उसी के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे अच्छा है कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण। तो कोपेन महोदय ने जलवायु का जो वर्गीकरण पूरी दुनिया के लिए किया है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, भारत के लिए क्या किया है और अगर बिहार के लिए क्या किया, यूपी के लिए क्या किया या अदर स्टेट के लिए को कैसे बांटा है। तो कोपेन ने पूरी दुनिया को बांटा है जलवायु में और भारत को भी जलवायु में बांटा है, जिसे हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की अनुभाविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया गया है। ठीक है, क्या उपयोग किया जाता है, आगे पढ़ते हम लोग। लिखा है कि कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की है। मतलब ये कहना है कि जिन क्षेत्रों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो जलवायु के आधार पर उनका वर्गीकरण करना आसान काम है। इन्होंने तापमान और वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण के से संबंध स्थापित किया। किसने? तो कोपेन ने कहा कि अगर तापमान कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, तो जहाँ तापमान ज्यादा होगा वहाँ वर्षा ज्यादा होगी, और जब वर्षा ज्यादा होगी तो वहाँ वनस्पतियां अलग तरीके से पाई जाएंगी। तो इन्होंने तापमान को, वर्षा को और वनस्पति को आधार बना करके ही पूरी दुनिया की जलवायु का वर्गीकरण किया है। आगे लिखा है इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया गया है तीनों के आधार पर। वर्षा, तापमान और मध्यमान वार्षिक और मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक अनुभाविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूहों और प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े और छोटे अक्षरों के प्रयोग का आरंभ किया है। तो छोटे और बड़े अक्षर दोनों का उपयोग करते ही इन्होंने जो है पूरे विश्व की जलवायु को बांटा है। कुछ जो है कॉमन शब्द को लिया, आगे उस बताएंगे हम। लिखा है 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुई कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। तो इन्होंने 1918 में इसको विकसित किया था और ये पद्धति आज भी पूरे दुनिया के लिए और पूरे भारत के लिए फेमस है। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए हैं, जिनमें से 4 तापमान पर और 1 वर्षा पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण कितने आधार पर किया है, तो बताना है 5 आधारों पर पूरी दुनिया की जलवायु को बांटा है और उसके 2 आधार हैं, पहला है तापमान और दूसरा है वर्षा। तो 4 में से 5 जो है 5 में से 4 को तापमान के आधार पर और 1 को वर्षा के आधार पर इन्होंने इसको निर्धारित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। आगे इन्होंने क्या बताया कि कोपेन के जलवायु समूह और उनकी विशेषताओं को जो है यहाँ पे 12.1 जो है सारणी में दिया गया है। अब इसी को हमें यहाँ पर
एक एक करके समझना है। इन्होंने कुछ बड़े अक्षर इंग्लिश के बड़े अक्षरों को, कैपिटल लेटर को इस्तेमाल किया। जैसे बड़े अक्षर में ए, सी, डी और ई, आर्द्र जलवायु को, तो जहां पर याद रखना, अगर किसी शब्द में अगर आ जाए, ए आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, ई आ जाए, तो ये आर्द्र जलवायु को इंगित करेगा। ठीक है, इन्होंने बताया। तथा बी अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित करेगा। तो बी अक्षर क्या होगा? शुष्क को करेगा, और जो ए अक्षर होगा वो किसको करेगा? आर्द्र को करेगा। जलवायु समूहों को तापक्रम और वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिनको छोटे अक्षर द्वारा अभिहित किया गया है। तो छोटे अक्षर कौन कौन से होते हैं ये बताना है। तो लिखा है शुष्कता वाले मौसमों को छोटे अक्षरों, जो शुष्कता वाले मौसम है उनको छोटे अक्षर में, और जो आर्द्रता वाले हैं उनको बड़े अक्षर में, जैसा ऊपर बताया गया। तो FMWS द्वारा इंगित किया गया है। इसमें F शुष्क मौसम के न होने को, M मानसून जलवायु को, और W शुष्क शीत जो है ऋतु को जो है इंगित करेगा। इसमें आगे सबके अर्थ को एक करके बताया गया है। ठीक है, और S जो है वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करेगा। छोटे अक्षर A, B, C और D तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं, और B समूह की जलवायु को उप विभाजित करते हुए स्टेपी और अर्ध शुष्क के लिए S और मरुस्थल के लिए W जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया। अगर S है और W है तो उसको याद रखना शुष्क के लिए, और एक को जो है W अगर कहीं लिखा होगा तो वो मरुस्थल को इंगित करेगा। अब इस सब का अर्थ समझ में आपको आ जाएगा। जलवायु प्रकारों को जो है अलग अलग सारणी में दिखाया गया। तो पहले हम आपको एक एक करके यहाँ पर बता देते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, अभी इन्होंने बताया कि ABC जो है ACDE, ठीक है, ये क्या है? आर्द्र जलवायु दिखा रहा है। तो यहाँ ए लिखा है तो ये उष्णकटिबंधीय, अगर ए लिखा है तो इसका मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय हो गया। और उष्णकटिबंध किसे कहते हैं? तो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को। तो उष्णकटिबंध में क्या विशेषता है? तो सभी महीनों का औसत तापमान 18 सेंटीग्रेड से अधिक होगा। तो जहाँ उष्णकटिबंध होता है, जहाँ तापमान ज्यादा होता है, वो हर पूरे 12 महीने यहाँ का तापमान कितना होगा? 18 सेंटीग्रेड से अधिक होगा। दूसरा है आपका शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु कहाँ होगी? जब मतलब उसमें हवा में आर्द्रता की मात्रा कम होगी, तो वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। तो वाष्पीकरण अधिक होगा लेकिन वर्षा कम होती है। शुष्क जलवायु की विशेषता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तीसरा है कोष्ठ शीतोष्ण, मतलब ठंडा प्रदेश। तो सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 सेंटीग्रेड और अधिकतम 18 सेंटीग्रेड से कम रहता है। तो मतलब ये कहने मतलब है जहाँ कोष्ठ मतलब ठंडा शीतोष्ण होता है, वहाँ सबसे न्यूनतम तापमान 3 सेंटीग्रेड का होता है। आगे बताया गया यहाँ पे, अगर जो है डी को अगर हम कहें तो शीतल हिम वन जलवायु। शीतल मतलब हो गया ठंडा, हिम मतलब हो गया बर्फ का क्षेत्र, और बर्फ के क्षेत्र में जो जंगल पाए जाते हैं। तो लिखा है वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 तापमान से 3 डिग्री नीचे चला जाता है। ई अगर रखा है तो शीत हो गया, सभी महीनों का औसत तापमान 10 सेंटीग्रेड से कम होता है। और उच्च भूमि एच को दर्शाते हैं, ये ऊंचाई के साथ शीत हो जाता है। जैसे आपका लद्दाख मरुस्थल हो गया, तो ऊंचाई के साथ साथ क्या हो जाता है? वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसको इन्होंने कोपेन ने अलग अलग जलवायु समूहों में बांटा है। तो कोपेन के जलवायु समूह के इस तरह से बांटा गया है अलग अलग तरीके से, जो कैपिटल अक्षर में बटे हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था, देखो यहाँ लिखा भी है कि जो है ACDE आर्द्र जलवायु को, तो ACD और E आर्द्र जलवायु को दिखा रहा है, जबकि B शुष्क जलवायु को दिखा रहा है, और H उच्च भूमि को दिखा रहा है। तो ये आपको ये बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। दूसरा जो यहाँ पर है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देख सकते हैं, पहला ए है, मैंने आपको बताया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में 3 प्रकार होते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, मानसूनी और आर्द्र और शुष्क 3 होते हैं। अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र को AF से, मानसून को AM से। तो ए का मतलब यहाँ क्या होगा? तो यहाँ एक का मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और F का मतलब हो गया आर्द्र हो गया। ठीक है, आगे दूसरा है AM का मतलब क्या होगा? तो A का मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय, और M का मतलब हो गया मानसून। ठीक है, और तीसरा है आपका A का मतलब उष्णकटिबंधीय, और W का मतलब आर्द्र और शुष्क दोनों होगा। अब इनकी विशेषता क्या होगी? तो AF की विशेषता है कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है। AM मानसून लघु शुष्क ऋतु होती है, क्योंकि मानसून समय वर्षा होती है, बाकी शुष्क मौसम रहता है। AW जाड़े की शुष्क ऋतु होती है, जैसे जाड़े में वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये हो गया जलवायु का वर्गीकरण पूरी दुनिया का। दूसरा क्या है?
शुष्क जलवायु। तो उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रदेश, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय स्टेपी और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। तो इनको जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब आप गौर सकते हैं तो यहाँ पे बी जो लिखा है, बी का मतलब क्या हुआ, शुष्क जलवायु, यहाँ सब जगह बी लिखा हुआ है। डब्ल्यू एस यहाँ मतलब एस एच का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ स्टेपी जलवायु है, ठंडा प्रदेश है। डब्ल्यू ई एच का मतलब क्या हुआ, तो ये आपका वो है मरुस्थल का क्षेत्र हो गया। स्टेपी है तो एस के हो गया आपका मध्य अक्षांशीय है, और यहाँ पर मरुस्थल है तो डब्ल्यू के साथ यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। अब इसकी विशेषता क्या है, सबको अलग अलग दिया गया है। तो निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है, निम्न अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र होता है, मध्य अक्षांशीय शुष्क अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र होता है, मध्य अक्षांशीय शुष्क क्षेत्र होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो मध्य अक्षांशीय किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा, ये सॉरी विषुवत रेखा, और जो पोल होता है उसको, जो विषुवत रेखा होता है और जो पोल होता है, ये सबको अलग अलग अक्षांशों के नाम से जाना जाता है। तो जो विषुवत रेखा इसे निम्न अक्षांश कहते हैं, और जो ये पोल का क्षेत्र होता है इसे उच्च अक्षांश कहते हैं, और बीच वाले को मध्य अक्षांश कहते हैं। तो शुष्क जलवायु इसी मध्य अक्षांश में यहाँ पर पाई जाती है। तीसरा है सी कोष्ठ शीतोष्ण। बाकी सबकी विशेषताओं को आगे बताया गया है। अब एक एक करके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक करके सबकी विशेषताओं को यहाँ पर एक एक करके बताया गया है। तो आगे लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो है कोष्ठ जो शीतोष्ण है, मध्य अक्षांशीय जलवायु है, ये आर्द्र उपोष्ण कटिबंध में पाई जाती है, भूमध्य सागरीय और समुद्री तटीय पश्चिमी तट में पाया जाता है। सबको अलग अलग सी के नाम से, सी का मतलब क्या हो गया, कोष्ठ शीतोष्ण हो गया। एफ ए का मतलब क्या हो गया, आर्द्र जो है हो गया आपका, जो एस ए भूमध्य सागरीय हो गया, एफ बी पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो गया। तो सबकी अलग अलग विशेषता दी गई है। उसी तरह से जो डी वाला है वो शीत क्षेत्र है, हिमबंध जलवायु का क्षेत्र है। तो इसमें दो भाग है, आर्द्र महाद्वीपीय और उप उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र है। तो इसको डी एफ और डी डब्ल्यू से इंगित किया गया है। यहाँ कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है, भीषण जाड़ा होता है, और जाड़ा शुष्क और अत्यंत भीषण होता है। मतलब ये कहाँ का क्षेत्र है, तो बर्फ का क्षेत्र हो गया। इसके बाद ई शीत जलवायु है, तो यहाँ पर आपका टुंड्रा प्रदेश है, ध्रुवीय हिमटेपी है, हिम टोपी है आपका। तो ई का मतलब क्या होगा, शीत जलवायु का क्षेत्र हो गया, और टी का मतलब टुंड्रा होगा, और यहाँ पर एफ का मतलब ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा, और एफ उच्च भूमि का क्षेत्र है। तो उच्च भूमि एच हो गया, हिमाच्छादित उच्च भूमियां। हिमाच्छादित मतलब हो गया जो हिमालय के जैसे जो पर्वत हैं, जहाँ पूरे हमेशा साल भर बर्फ ढके होते हैं, तो उसे हम यहाँ पर उच्च भूमि नाम दिया गया है। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला लिखा ए समूह। ए समूह को हम क्या कहते हैं, तो ए समूह को जो है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। तो लिखा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। तो मान लो ये पृथ्वी है और ये आपका है कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है, इसी को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र का मतलब यह हो गया कि यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, तो यहाँ हवा में नमी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र होता है, इसी को कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहते हैं। ठीक है, पाई जाती है। संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा चमकता है, और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण, मतलब तापमान की पेटी के कारण यहाँ जो है यहाँ की जलवायु क्या होती है, उष्ण और आर्द्र होती है। उष्ण मतलब गर्म होती है और नमी युक्त होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। वार्षिक तापांतर का मतलब यह हो गया कि तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। अगर रात का तापमान मान लो, अगर हम कहें तो रात का तापमान अगर 20 सेंटीग्रेड है मान लेते हैं, तो दिन का तापमान 22 है, तो बहुत ज्यादा तापांतर नहीं होगा, दोनों में अंतर ज्यादा नहीं होगा। और वर्षा अधिक होती है। तो यहाँ कैसी वर्षा होती है, तो यहाँ पर अधिक वर्षा संवहनीय वर्षा होती है, जैसा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो इस क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, जिनके नाम क्या है, एफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एएम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और एडब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें हम शीत ऋतु शुष्क होती है। ठीक है, तो याद रखना जो आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है, इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। अब तीनों वर्गों को हम विशेषताओं को एक एक करके पढ़ेंगे और उनके क्षेत्रों को जानेंगे। तो लिखा है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, मैंने अभी बताया कर्क और मकर रेखा के बीच में और विषुवत रेखा के पास ज्यादा पाई जाती है। लिखा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। लिखा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट
पाई जाती है। तो विषुवत वृत्त के मतलब विषुवत रेखा के आसपास ही उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र क्या है? दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, जो आपका अमेजन बेसिन है, आप ये देख सकते हैं मैप पे, जो ये अमेजन बेसिन है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप, जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है, वहां पाई जाती है। और जो ये आपका ये पश्चिमी जो है आपका विषुवतीय अफ्रीका क्षेत्र मतलब कांगो बेसिन, तो आप कांगो बेसिन को देख सकते हैं यहाँ पर। तो कांगो बेसिन और इंडोनेशिया के क्षेत्र में इसी तरह की जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के नजदीक है। आगे लिखा है इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। डेली ऐसा वर्षा होती है। तो यहाँ की वर्षा संवहनीय वर्षा होती है और यहाँ डेली जो है बहुत घने बादल छा करके और वर्षा कराते हैं। तापमान सामान्य से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है, मतलब वार्षिक तापांतर यहाँ बहुत कम होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान लगभग 20 सेंटीग्रेड होता है। तो 10 सेंटीग्रेड का अंतर होता है, जिसी को हम तापांतर कहते हैं। इस जलवायु में सघन बितान और व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो यहाँ तापमान ज्यादा है, वर्षा ज्यादा है, तो वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सघन बितान का मतलब होता है कि यहाँ के जंगल बहुत ही घने रूप में पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, आगे लिखा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो जो हमारे यहाँ मानसून आता है, ये उसी को हमें यहाँ पढ़ना है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसी को कहते हैं। लिखा है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो मानसूनी जलवायु इन 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। तो देखो हमारे यहाँ मानसून में वर्षा कब होती है? गर्मी में होती है। और शीत ऋतु क्या होती है? शुष्क होती है। जैसे इस समय देखो तो शीत ऋतु क्या है? शुष्क है, अर्थात वर्षा नहीं हो रही है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत हम जलवायु वितरण हम भारत के भौतिक पर्यावरण में इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो मानसून के बारे में हमें यहाँ पर अलग से अगले क्षेत्र में अगले किताब में हमें पढ़ना भी है। ठीक है, आगे लिखा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु क्षेत्र ये होता है। ये कहाँ पे पाई जाती है? याद रखना, उष्णकटिबंधीय अगर बात हो रही है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर है? तो आपको पहले ही पता है, ये विषुवत रेखा और कर्क रेखा मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं। और शुष्क जलवायु का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है। ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र यहाँ पे होगा जहाँ पे वर्षा नहीं हो रही होगी। तो लिखा है AF प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर दक्षिण में पाई जाती है। इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिमी के शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वी भाग में AC मतलब CF और CW प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। विस्तृत AW जलवायु दक्षिण अमेरिका में विस्तृत जो है ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में बोलीविया और पैराग्वे के निकटवर्ती भागों और सूडान के मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है। पहले हम इसको पढ़ देते हैं, फिर समझाते हैं। इस जलवायु की भौतिक वर्षा मतलब कि जो है AF और AM जलवायु प्रकारों का अपेक्षाकृत कम होती है और विचरणशील होती है, मतलब कम वर्षा होती है। ये वर्षा कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखना, बोलीविया और पैराग्वे, ये कहाँ पर है? तो ये आप मैप देख सकते हैं, ये दक्षिण अमेरिका के आंतरिक भागों में है। तो आंतरिक भागों में जलवायु पाई जाती है और ब्राजील के वनों में पाई जाती है। आगे क्या कह रहा है कि आर्द्र जो है शीत छोटी होती है और शुष्क ऋतु भीषण और लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। यहाँ तापमान वर्ष भर क्या रहेगा? ऊंचा रहेगा। और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। यहाँ दैनिक तापांतर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, अर्थात बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती हैं। तो इन क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये बात याद रखना है। और ये सब महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर आर्द्रता ठीक से नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद है आपका शुष्क जलवायु का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो शुष्क का मतलब होता है कि हवा में नमी की मात्रा कम होना, और जलवायु तो इसको हम B अक्षर से इंगित करते हैं। तो लिखा है शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा होती है। यहाँ पे न्यून वर्षा का क्षेत्र होता है जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता। पादप मतलब वनों की वृद्धि के लिए आवश्यक मतलब पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। तो अगर यहाँ वर्षा कम हो रही है और यहाँ पर जो है आपका याद रखना कि ये वृक्षों की वृद्धि कम हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ वर्षा कम हो रही है और तापमान भी इसका मतलब वहाँ कम होगा। लिखा है कि यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है, जो विषुवत वृत्त से 15 से 60 उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। ठीक है, अब इसको समझा देते हैं। मान लो ये पृथ्वी है, तो आपका याद रखना ये 15 डिग्री है
और ये 15 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो ये 15 से 60 डिग्री के बीच में यहाँ पर, और इधर 15 से 60 डिग्री के बीच में यहाँ पर, दोनों गोलार्ध में ये पाई जाती है। लिखा है 15 से 30 के निम्न अक्षांशों, निम्न अक्षांश मतलब जो विषुवत रेखा के पास अक्षांश होते हैं उसे निम्न अक्षांश कहते हैं। निम्न अक्षांशों में यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है, जहां तापमान का अवतरण और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं तो वर्षा नहीं करती हैं, ये बात याद रखना। हवाएं ऊपर उठेंगी तभी वर्षा होगी, क्योंकि वाष्पीकरण से बादल बनेंगे। आगे लिखा है महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन क्षेत्र, विशेषतः दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विस्तृत जो है विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत है और तटीय भाग में पाई जाती है। तो दक्षिण अमेरिका के याद रखना जो पश्चिमी तट है वहीं पर यह जलवायु पाई जाती है, क्योंकि वहां पर मौसम क्या होता है, शुष्क होता है। आगे लिखा है मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश मैंने बता दिया है, में विषुवत वृत्त से 35 से 60 उत्तर और दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। जो पृथ्वी के मतलब कि किसी महाद्वीप के आंतरिक भाग हैं वहां पे पाई जाएगी, जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण प्रायः समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती हैं। तो जो महाद्वीपों का आंतरिक भाग होता है, जैसे मान लिया महाद्वीप है, तो आंतरिक भाग में क्या होता है कि पर्वत और पठारों से ढके होते हैं, तो यहाँ तक यहाँ मानसून नहीं पहुंच पाता है या हवाएं नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर वर्षा नहीं होती है। आगे लिखा है यहाँ पर शुष्क जलवायु को स्टेपी अथवा अर्ध स्टेपी जलवायु में और मरुस्थलीय में विभाजित किया जाता है। इसे आगे जो है 15 से 35 अक्षांशों के बीच उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल में बांटा जाता है। तो स्टेपी जलवायु में और मरुस्थलों में इसको बांट देते हैं। 35 से 60 अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशीय स्टेपी और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में विभाजित किया जाता है। तो मध्य अक्षांशीय स्टेपी कहाँ पाई जाती है, ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाई जाती है। यहाँ पे जो है शुष्क मौसम होता है, लेकिन गेहूं उत्पादन के लिए जरूरी होता है। और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल जो पाए जाते हैं वहाँ ये जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करें तो उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु, इसकी विशेषताओं को हमें समझना है। तो पहले हम इसके क्षेत्र को समझ लेते हैं कि क्षेत्र है कहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना, जैसे मान लिया पृथ्वी है, तो पृथ्वी के मान लिया विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा और ये आपका कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो है ये उपोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कटिबंधीय स्टेपी क्षेत्र पाया जाएगा महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, और उसी क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाते हैं। तो दोनों जगह की जलवायु कैसी है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो लिखा है जो आपका उपोष्णकटिबंधीय स्टेपीज है और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु में वर्षण और तापमान लक्षण एक समान होते हैं। मतलब दोनों जगह पे वर्षा और तापमान लगभग क्या होते हैं, एक समान होते हैं। आर्द्र और शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु मरुस्थल और जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है। कहने का मतलब यह है कि उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे आर्द्र और शुष्क दोनों होता है, यहाँ पे कुछ वर्षा हो जाती है जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। यहाँ मतलब सवाना प्रकार जलवायु पाई जाती है, मतलब घास पाई जाती है। वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशीलता होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। मतलब स्टेपी क्षेत्रों में क्या करती है, ये जीवन को अधिक प्रभावित कर देती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वर्षा इतना ज्यादा कभी कभी होगी, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती है। इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अकाल पैदा हो जाता है। मरुस्थलों में मतलब अकाल मतलब सूखा हो जाएगा। मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध हो जाती है। मतलब यहाँ वर्षा जो है बहुत बौछार के रूप में होती है, इसलिए वहाँ नमी नहीं हो पाती है। ठंडी धाराओं तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एक आम बात है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर तापमान बहुत ऊंचा होता है और लीबिया के अल्जीरिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 जो है सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। तो ये वही क्षेत्र है जहां पर तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि लीबिया के अल्जीरिया में तापमान जो है 58 सेंटीग्रेड को दर्ज किया गया है। ठीक है, आगे लिखा है इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। मतलब यहाँ वर्षा भी बहुत और जो है दैनिक तापांतर भी क्या होते हैं, अधिक पाए जाते हैं, और वार्षिक तापांतर भी अधिक ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे जो है वर्षा कम होती है और तापमान ज्यादा होता है और कम भी होता है। आगे आपका कोष्ट शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय जलवायु, इसे सी अक्षर से किया जाता है। तो ये क्षेत्र होता कहाँ है, तो मान लो ये पृथ्वी है, तो लिखा है कोष्ट शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु
30 से 50 अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। तो 30 अक्षांश और 50 अक्षांशों के बीच में ही ये जलवायु पाई जाती है। कौन सी? ये पाई जाती है आपका कौन सी? ये आप कोस्ट जलवायु, जिसे हम मध्य अक्षांशीय जलवायु कहते हैं, और इसी को मध्य अक्षांश कहते हैं। मैं बार बार आपको बताया हूं। आगे लिखा है, इस जलवायु में सामान्यतया ग्रीष्म ऋतु कोष्ठ और शीत ऋतु मृदुल होती है। मतलब जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो कोष्ठ मतलब बहुत ज्यादा गर्म होती है, और शीत ऋतु बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? तो पहला है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण जलवायु, जैसे हमारे यहाँ भी पाई जाती है। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर के चारों तरफ तो भूमध्य सागरीय। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति और मृदु शीत ऋतु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। तो 4 प्रकारों में बांटते हैं इसको, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखा है पहला कौन सा है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ लिखा है साफ साफ, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क और मकर रेखा से ध्रुवों की ओर, मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिण चीन के आंतरिक भागों में पाई जाती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तरी मैदान में कौन जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार, तो CWA पाई जाती है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यह जलवायु AW जलवायु जैसी ही है, केवल इतना अपवाद है कि इसमें सर्दियों का तापमान कोष्ठ होता है, मतलब ठंडा होता है। तो ठंडियों में हमारे यहाँ वर्षा क्या होती है? कम होती है। दूसरा है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागर कहाँ पर है आपको सबको पता होगा। तो आप ये मैप देख सकते हैं कि भूमध्य सागर, ये मैप आप देखिए, भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। पश्चिम में जो है आपका अटलांटिक महासागर है भूमध्य सागर के, लेकिन पूर्व में जो है एशिया है, उत्तर में यूरोप है और दक्षिण में आपका अफ्रीका है। तो उसी से घिरा हुआ है। तो इसके आसपास जो जलवायु पाई जाती है उसे हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। और इस जलवायु में सर्दी में वर्षा होती है, मतलब शीत ऋतु में वर्षा होती है, गर्मियों में वर्षा नहीं होती है, और वर्षा चक्रवातीय होती है। और यहाँ पर धीरे धीरे वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर खट्टे फल ज्यादा पाए जाते हैं। तो लिखा है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर उपोष्ण कटिबंध से 30 से 40 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी के साथ साथ पाई जाती है, पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। मैंने अभी बताया कि भूमध्य सागरीय जलवायु इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसा कि आप इस मैप पे देख रहे हैं। इसके बाद क्या है कि मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी तट इसके उदाहरण हैं। याद रखना, ये भूमध्य सागर के अलावा भी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो मध्य कैलिफोर्निया में, तो अमेरिका के मध्य कैलिफोर्निया में पाई जाती है। मध्य चिली में भी ये जलवायु पाई जाती है। और याद रखना, मध्य चिली कहाँ पर है? तो जैसे मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, तो ये मध्य चिली में यहाँ है, यहाँ पाई जाएगी। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का, ये भी मैं बना देता हूँ, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की जो है कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में यहाँ पाई जाएगी। ठीक है, और जो है दक्षिण पश्चिम में इसके उदाहरण है। ठीक है, आगे लिखा है, ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब और शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार उच्च और शुष्क गर्मियों और मृदु और वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषताएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में मौसम जो होता है, ये औसत मौसम जो होता है यहाँ का, वार्षिक तापमान 25 सेल्सियस के आसपास और शीत ऋतु में 10 सेल्सियस के आसपास होता है, और वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है, और बहुत छानुमा वर्षा होती है। बहुत घनघोर वर्षा इस क्षेत्र में नहीं होती है। आगे है आर्द्र उपोष्ण जो है कटिबंधीय जलवायु। ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है, किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में। लिखा है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में जलवायु पाई जाएगी। इस प्रदेश में वायु राशियां प्रायः अस्थिर रहती हैं और पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो यहाँ पे पूरे वर्ष वर्षा होती है। ठीक है, यह जलवायु पूर्वी कहाँ कहाँ पाई जाएगी? तो यह जलवायु पूर्वी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिण में और पूर्वी चीन में, दक्षिण जापान में, दक्षिण पूर्व अर्जेंटीना में, और तटीय जो है दक्षिण अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यह जलवायु पाई जाती है। ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण जलवायु है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 75 से 150 सेंटीमीटर रहती है, और ग्रीष्म ऋतु में जो है
तलझंझा और शीत ऋतु में वातावरीय वर्षण समान विशेषताएं। मतलब यह हुआ कि वो जो गर्मी का मौसम होता है उसमें जो है बहुत तेजी से क्या होता है, तो वहां पर आंधी तूफान आते हैं, और शीत ऋतु में वातावरण के सहारे वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में औसत वार्षिक तापमान लगभग 27 सेंटीग्रेड होता है, जबकि जाड़ों में यह 5 से 12 सेल्सियस के बीच में रहता है, और दैनिक तापांतर यहाँ बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ दैनिक तापांतर कम क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह तापमान बहुत ज्यादा घटता बढ़ता नहीं है। अब है आपका पश्चिमी जो है समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु। तो किसी भी महाद्वीप के रखना जो आपका समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु होती है, यह महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ठीक है, तो ध्रुवों की ओर पाई जाती है कौन जलवायु, और किसी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पे इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उत्तर पश्चिमी यूरोप, जो आपका उत्तर पश्चिमी यूरोप है वहां पर, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, ठीक है, पूरा उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहां पर, ठीक है, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जलवायु पाई जाती है। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होता है, और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कोष होता मतलब गर्म होता है। गर्मी के महीनों में औसत तापमान 15 से 20 सेल्सियस और सर्दियों में 4 से 10 सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है, मतलब यहाँ पर ज्यादा तापमान कम पाया जाता है। वर्षा साल भर होती है, यहाँ वर्षा धीरे धीरे साल भर होती है, लेकिन यह सर्दियों में अधिक होती है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। तो ये इसकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है शीत हिम वन जलवायु, ये क्या है? इसे डी अक्षर से इंगित करते हैं। तो शीत हिम वन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में, अब याद रखना केवल उत्तरी गोलार्ध में 40 से लेकर 70 अक्षांशों के बीच पाई जाती है। कहां पर? यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपों के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, आपका जो ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो 40 से 70 अक्षांश के बीच में 3 महाद्वीपों पाई जाएगी, यूरोप में, एशिया में और उत्तरी अमेरिका में जलवायु पाई जाती है। केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाई जाती, क्योंकि वहां पे स्थल की कमी है। आगे लिखा है शीत हिम वन जलवायु को 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। आपका एक आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, और दूसरा है आपका शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। उच्च अक्षांशों में सर्दी की उग्रता जो है अधिक मुखर होती है, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो लिखा है आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु जो होती है, यह आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिमी मतलब तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये मान लिया उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है, तो ये उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप हो गया ये पूरा, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप ये वाला जो क्षेत्र है पूरा यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। यहाँ जाड़े जो है ठंडे और बर्फीले होते हैं, ठीक है, और तुषार मुक्त ऋतु होती है, मतलब यहाँ पाला नहीं पड़ता है। वार्षिक तापांतर अधिक होता है, मतलब यहाँ गर्मी ठंडी दोनों अधिक होती है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं, और ध्रुव की ओर सर्दियां अधिक उग्र हो जाती हैं। जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे ठंडी और ज्यादा उग्र हो जाएगी, मतलब और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। दूसरा है आपका शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। शुष्क जाड़ों का मतलब यह हो गया कि जाड़ों के महीनों में वर्षा नहीं होगी। तो शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। तो उत्तर पूर्वी एशिया जो क्षेत्र है आपका, वहीं पर ऐसी जलवायु पाई जाती है। जाड़ों में प्रति चक्रवात का स्पष्ट विकास और ग्रीष्म ऋतु में इसका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन में मानसून जैसी दशाओं के उत्पन्न होते हैं, मतलब लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा होती है। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होते हैं। कुछ स्थल तो ऐसे भी हैं जहां वर्षा के 7 महीने तक तापमान हिमांक बिंदु से कम रहता, मतलब कि यहाँ पे माइनस जो है तापमान पहुंच जाता है, और वार्षिक वर्षा कम होती है और 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा कम होती है और पूरा 7 से 8 महीना ये पूरा बर्फ से ढका रहता है। अब आते हैं, लिखा है ध्रुवीय जलवायु। तो ध्रुवीय जलवायु कहाँ पाई जाएगी? पोल पे पाई जाएगी। तो लिखा है ध्रुवीय जलवायु 70 अक्षांश से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु को 2 प्रकार से बांटते हैं, टुंड्रा जलवायु और हिम टोपी जलवायु। तो टुंड्रा जलवायु कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल आप देखेंगे तो सबसे लास्ट पाई जाएगी। आप मैप दे सकते हैं, ये टुंड्रा जलवायु का क्षेत्र है, ठीक है, जो सबसे उत्तरी क्षेत्र पाई जाती है। और इस जलवायु में जो है लगभग 12 महीने से 10 महीने जो है
यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, बर्फ से ढका रहता है। तो लिखा है टुंड्रा जलवायु का नाम काई, लाइकेन और पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है। मतलब है कि टुंड्रा जलवायु में वन नहीं पाया जाता है, लकड़ी बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती, यहाँ पे क्या पाई जाती है, काई पाई जाती है, लाइकॉन पाया जाता है और पुष्पी पादप मतलब छोटे छोटे फूल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ यह अस्थायी तुषार का प्रदेश है, इसमें अधोमुखी अस्थायी रूप से जमी रहती है, जो अलग वर्धन काल और जो है जलाक्रांति छोटी वनस्पतियों का पोषण करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की क्या होती है, रात होती है। ठीक है, एक है आपका हिम टोपी जलवायु। हिम टोपी जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो यदि हिम टोपी जलवायु ग्रीनलैंड आप मैप पे देख सकते हैं, और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। अंटार्कटिका कहाँ है, जो आपका सबसे साउथ में है, यही पाई जाती है। गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है, मतलब यहाँ पर गर्मी हो तब भी जो है हिमांक की जलवायु में पाई जाएगी, मतलब कि माइनस में पाई जाएगी, बर्फ हमेशा जमी रहेगी। इस क्षेत्र में वर्षा जो है थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार और हिम एकत्रित होती जाती है, जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। हिम परतों के ये टुकड़े जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक जल में बिखर कर प्लावी सेल्स जो है सेलों के रूप में तैरते रहते हैं, मतलब इस क्षेत्र में बर्फ गलती है और लगातार तैरती रहती है। तो अंटार्कटिका में 79 दक्षिण अक्षांश पर प्लेटो स्टेशन पर भी यह जलवायु पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये क्षेत्र में जो है बर्फ ऐसे पिघल करके मतलब तैरती रहेगी। अब आते हैं उच्च भूमि जलवायु। उच्च भूमि जलवायु क्या होती है, इसको एफ से परिवर्तित करते हैं, मतलब कि वो संकेत करते हैं। तो लिखा है उच्च भूमि जलवायु जो है भौम्याकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ऊंचे पर्वतों में छोटी छोटी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकारों और उनकी गहनता में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में जो है ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेशों का जो है आश्रित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि पहाड़ों पर जो बहुत ऊंचाई पर जो जलवायु पाई जाती है उसी को जो है यहाँ पे उच्च भूमि जलवायु के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वर्षा कम पाई जाती है, और चूंकि यहाँ पे बहुत ऊंचे क्षेत्र होते हैं तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा और तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। अब आते हैं जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, ग्लोबल मतलब क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं। तो लिखा है जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10 वर्षों में अनुभव की जाती है। तो 10 वर्षों से अधिक का जब मौसम का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी, मतलब जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है, पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। ठीक है, क्या परिवर्तन देखा है, तो लिखा है भूगर्भिक अभिलेखों से हिम युगों और आंतर हिम युगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। ये भू आकृतियां लक्षण विशेषताएं, मतलब इसका जो विशेषता है, इसका जो विश्लेषण है आंकड़ों और उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने के और पीछे हटने के चिन्ह जो है विशेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में, मतलब जो जहाँ बर्फ होती है, जो झीलें पाई जाती हैं, अवसादों का निक्षेपण उष्ण और शीत युगों के होने को उजागर करता है। जो है वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र और शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत करते हैं। याद रखना, जलवायु का पता लगाने के लिए जो वृक्ष हम काटते हैं, यहाँ पे मैप देखिए, जो वृक्ष हम काटते हैं तो उनके जो तनों में जो वलय पाए जाते हैं, देखो आप वलय देख रहे हैं, इससे भी मालूम चलता है कि वहाँ की जलवायु कितनी पुरानी है। जितना वलय होगा, एक वलय बनने को में 50 साल लगते हैं। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है जितना वलय बना, जैसे 10-12 वलय बना है, इसका मतलब पेड़ बहुत ज्यादा पुराना होगा। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है। मतलब जलवायु का जो परिवर्तन होता है एक प्राकृतिक और एक सतत प्रक्रिया होती है। भारत में भी आर्द्र और शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र और शीतल थी। मतलब कि मरुस्थल में आज से 8000 वर्ष पहले वर्षा नहीं होती, मतलब वर्षा होती थी और वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। ईसा से 3000 से लेकर 1700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2000 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था और सूक्ष्म दशाएं भी तभी से गहन होती चली गई। मतलब कहने मतलब है कि जब हड़प्पा का समय था तो मरुस्थल में वहां वर्षा होती थी। ठीक है, इन आज वर्षा नहीं हो रही, इसका मतलब जलवायु में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ है।
लगभग 50 करोड़ से लेकर 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन और जो है आर्डोबियन तथा सिलुयन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लेस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही हैं। अंतिम जो है प्रमुख हिमयुग आद्र जो आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर हिमयुग जो है 10,000 वर्ष पूर्व से आरंभ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग मौसम में भी मतलब मौसम के आधार पर, जलवायु के आधार पर जलोग्राफी को अलग अलग काल में बांटा गया है। आगे लिखा है अभिनव पूर्व काल में जलवायु। अभिनव पूर्व काल मतलब कि पुराने समय में जलवायु कैसी थी। तो लिखा है सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी में के 90 के दशक मतलब 1990 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित होती थी। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया था। 1990 में सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश किसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो साहेल प्रदेश किसे कहते हैं आप इस मैप पे देख सकते हैं। ये सहारा मरुस्थल के दक्षिण पाया जाता है। पूरा जो है अंटार्कटिक से लेकर और काला सागर, ये लाल सागर तक पाया जाता है। इस पूरे पट्टी को हम साहेल क्षेत्र कहते हैं, याद रखना। में 1967 और 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्तृत मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, पूछा जा सकता है धूल कटोरा कहाँ कहते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण मैदान के दक्षिण पूर्वी भाग में इसे क्या कहते हैं, धूल का कटोरा कहते हैं। अब इस मैप पे यहाँ देख सकते हैं, इसे धूल कटोरा कहा जाता है। लिखा है मतलब यहाँ पर भीषण सूखा पड़ा था। तो धूल कटोरा क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ भीषण सूखा पड़ा था, इससे धूल ज्यादा उड़ी। फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों और लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभाव के बारे में बताते हैं। मतलब कहने मतलब यह है कि जलवायु का परिवर्तन हुआ है, लोगों का प्रवास हुआ है, बाढ़ आया है, सूखा आया है, विनाश हुआ है, ये कहीं न कहीं जलवायु के परिवर्तन को ये इंगित करता है। यूरोप जो है यूरोप अनेकों बार उष्ण, आर्द्र और शीत और शुष्क युगों से गुजरा है। इसमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण और शुष्क दशाओं का है, जिसमें जो है वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे। यूरोप ने सन 1550 से 1850 के दौरान लघु हिमयुग मतलब यूरोप में कई जलवायु का क्षेत्र पाया जाता है, उसी को बता रहा है, का अनुभव किया। उन्हें 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि प्रवृत्ति पाई गई, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण हुआ। ठीक है, तो औद्योगिकरण होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, तो तापमान वृद्धि हो गई। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि दर लगातार घटी है, कभी घटी कभी बढ़ी, लेकिन इस समय घटी हुई है। ठीक है, इस दौरान आगे लिखा है जलवायु परिवर्तन के क्या कारण होते हैं। तो लिखा है जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं, जिन्हें खगोलीय और पार्थिव किरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, खगोलीय किरणों का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौरिक निगत ऊर्जा में परिवर्तन से है। तो इसका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। जैसे सूर्य जो होता है, पहले पूरा पढ़ देता हूँ। तो लिखा है सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं। मतलब सौर कलंक आप मैप पे देख सकते हैं, ये काले धब्बे होते हैं जो तापमान बहुत ज्यादा इंगित करते हैं। जो तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहीं न कहीं जलवायु को परिवर्तित करते हैं, पूरी पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो सौर कलंक बहुत इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन के लिए, जो एक चक्रीय ढंग से बढ़ते घटते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, अगर बढ़ेगा तो मौसम ठंडा हो जाएगा और आर्द्र हो जाएगा, और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। सौर कलंकों की संख्या घटने से उष्ण और शुष्क दशाएं उत्पन्न होती हैं। यद्यपि ये आंकड़े जो मतलब खोजे आंकड़ों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि सौर कलंकों के कारण भी जलवायु परिवर्तन की घटनाएं होती हैं। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत है मिलेकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी को की डगमगाहट और जो है ये पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन के बारे में अनुमान लगाता है। मतलब जो पृथ्वी झुकी हुई है, इसको भी माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। आगे लिखा है ये सभी कारण सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्यताप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रियाएं, अगला क्या कह रहा है, ज्वालामुखी क्रियाएं जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। क्यों, क्योंकि ज्वालामुखी जब क्रिया होती है तो उससे बहुत सारी गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में पहुंचती हैं। तो ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है। मतलब बहुत ज्यादा गैसें
वायुमंडल पहुंच जाती हैं। ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को कम कर देते हैं। ठीक है। हाल ही में जो है पिनाटोबा और एल सियोल ज्वालामुखी जो है उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानव प्रभाव क्या है? मतलब ये तो प्राकृतिक कारण था, लेकिन जलवायु परिवर्तन का सबसे अगर मानवीय प्रभाव देखा जाए तो वह ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं आगे बताऊंगा अभी मैं इसी चैप्टर में। तो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण जो है वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आगे लिखा है भूमंडलीय ऊष्मन, मतलब इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो लिखा है ग्रीन हाउस गैसें कितनी होती हैं? तो 6 ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अभी आगे मैं बताता हूं। तो लिखा है ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का परावर्षण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले उत्सर्जित होने वाले अधिकतम तेज तरंगों को अवशोषित कर लेता है। ये गैसों को जो है विकिरण दीर्घ तरंगों द्वारा अवशोषित करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इस पूरे को हम मैप से पहले समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूरज है, और ये ऊपर भाग में ग्रीन हाउस गैसें हैं जो 6 प्रकार की होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। तो जब सूर्य किरणें आती तो लघु तरंगों में आती हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैसें इसको रोक नहीं पाती हैं। लेकिन जब दीर्घ तरंगों लघु तरंगों में आती हैं, लेकिन जब दीर्घ तरंगों में सूर्य किरणें जाती हैं तो इनको ये जो ग्रीन हाउस गैसें रोक लेती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर गर्म होती है। इससे जो हिमालय जैसे जो ग्लेशियर वो पिघलने लगते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाती है, और जो आपका समुद्र का तटीय जो है भाग, जो तटीय समुद्र का जो आपका तट है वो डूबने लगता है और जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो बाढ़ आना, बर्फ पिघलना, ये सब कारण किसका है? जलवायु परिवर्तन का कारण है, और ये जो है ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। इसी को हम भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यहाँ लिखा है ग्रीन हाउस शब्द अनुमान उस ग्रीन हाउस से लिया जाता है जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। आप एक ग्रीन हाउस घर होता है, आप देख सकते हैं, इसी ग्रीन हाउस घर कहते हैं। तो याद रखना, ग्रीन हाउस घर में क्या होता है कि तापमान हमेशा एक जैसा बना रहता है। यहाँ पे कभी भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। अब ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो लिखा है इसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है, कांच का तो बना हुआ है। कांच प्रवेशी सौर किरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है। जब इस घर में सूर्य किरणें जाती हैं तो सीधे चली जाती हैं, तो गर्म कर देती हैं, मगर जो है बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। लेकिन जब इस घर के अंदर सूर्य किरणें पहुंच जाती हैं तो निकल नहीं पाती हैं। जब निकल नहीं पाती तो पूरा ये गर्म हो जाएगा, ग्रीन हाउस पूरा घर गर्म हो जाएगा। इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को कांच घर से बाहर जाने से रोक लेता है। इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है। अब गर्म हो जाएगा क्योंकि तापमान यहाँ निकल नहीं रहा है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार अथवा बस में प्रवेश करते तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। बिल्कुल ऐसा होगा। तो इस घर का यूज कहाँ करते हैं? ठंडे प्रदेशों में कहते हैं। इस प्रकार जाड़ों में बंद दरवाजों व खिड़कियों वाला वाहन जो है बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है, या ग्रीन हाउस प्रभाव का एक अन्य उदाहरण है। ठीक है, तो आप इसको इसी माध्यम समझ सकते हैं। तो ये घर जो दिख रहा है आपको, ये एक तरह से ग्रीन हाउस घर होता है, और इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी गर्म होती है। लिखा है ग्रीन हाउस गैसें होती क्या है। ठीक है, तो लिखा है वर्तमान में चिंता का कारण बनी ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैसें हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ओजोन है। इसके अलावा एक गैस है आपका जलवाष्प है। तो ये 6 ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इनको अच्छे से याद रखना, ये आपसे पूछा जाएगा। आगे लिखा है, और ये भी याद रखना, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये 6 गैस आपको याद रखना पड़ेगा कि इन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। आगे लिखा है कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती हैं और वायुमंडल में उनके सादृश्य को प्रभावित करती हैं, मतलब कि उसमें घनत्व को प्रभावित कर देती हैं। किसी भी ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव उनके
जो है साधारण में वृद्धि के लिए परिणाम वायुमंडल में इसके जीवन काल और इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होता है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है, जो एक पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। जो सूर्य की किरणें जाती हैं उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो इसको क्या करती है, ओजोन अवशोषित कर लेती है, तो पृथ्वी को गर्म कर देती है। ठीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, उनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी को जो है क्या होता है, तो पृथ्वी वायुमंडलीय तंत्र को जो है उबरने में उतना अधिक समय लगाता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक जो है साधारण कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। मतलब सबसे ज्यादा गंभीरता किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों, तेल, गैस और कोयला के दहन से होता है। ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उन्हीं जलाने से होता है। और ये क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो तेल, गैस और कोयला के जो जो जलता है इसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के CO2 का उपयोग करते हैं, अतः भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण भी कई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा को बढ़ा रही है। ठीक है, तो CO2 की मात्रा को बढ़ाने में प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण जिम्मेदार हैं। आगे लिखा है, अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों से समन्वित करने के लिए CO2 और को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। मतलब कि दोबारा ठीक होने में 20 से 50 वर्ष लगते हैं। वायुमंडल में 50 वर्षों तक रह सकती है। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तन का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगुना करके किया गया है। मतलब कि ये जब औद्योगिकरण आया था उससे ज्यादा उसके बाद तेजी से आगे और तेजी से बढ़ गई है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होने वाली गैस है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, जो आपका AC है, फ्रिज है, वहां से निकलती है, पैदा होने वाली है और ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है, जहां पराबैंगनी किरणों को ओजोन में बदल देती हैं। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती हैं और समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों भी ओजोन को नष्ट कर देती हैं। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है, या आप ये भी याद रखना। और समताप मंडल में ओजोन के जो है साधारण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। यह छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभमंडल से गुजरने देता है। तो जो छिद्र हो गया है वो गुजरने देता है पराबैंगनी किरणों को, इस वजह से जो है जलवायु परिवर्तन का ये भी एक कारण बन गया है। आगे लिखा है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इससे पहले महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसका उद्घोषणा कब की गई थी, 1997 में। तो पूछा जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब घोषित किया गया था, 1997 में किया गया था। 1905 में प्रभावी हुआ और इस घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया है और क्योटो प्रोटोकॉल के 35 औद्योगिक राष्ट्रों को जो है प्रतिबद्ध किया गया। सन 1990 के उत्सर्जन स्तर में 2022 तक 5% कमी लाना है। मतलब कि 1990 के स्तर तक लाना है, 2012 तक जो है 5% कम करना है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, आगे लिखा है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के साधारण में वृद्धि, मतलब घनत्व में वृद्धि प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार भूमंडलीय ऊष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अगर एक बार पृथ्वी हमारी गर्म हो गई तो दोबारा उसको ठंडा करने में बड़ी मुश्किल आएगी। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव, मतलब इसका ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है, का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता है। तथापि भूमंडलीय ऊष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषण तंत्र को कुप्रभावित कर सकते हैं। हिमटोपियों, मतलब जो हिमालय के क्षेत्र, जैसे बड़े बड़े हिमालय के क्षेत्र हैं, तो हिमटोपियों और हिम नदियों के, मतलब ग्लेशियर के पिघलने की से ऊंचा उठा हुआ समुद्री जलस्तर और समुद्र का ऊष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों में क्या होगा, द्वीपों को प्लावित कर सकता है। मैंने आपको वही समझाया कि अगर बर्फ पिघलेगी तो नदियों में बाढ़ आ जाएगी और आपका जो समुद्र का जलस्तर है वो बढ़ जाएगा, जिससे द्वीपीय देश जो है और तटीय क्षेत्र क्या होंगे, डूब जाएंगे। उसी बात को यहाँ बता रहा है। आगे लिखा है, जो है विश्व समुदाय के लिए यह गहरी चिंता का और विषय है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय ऊष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा और एक
ऐसी जीवन शैली को अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संसार रहने लायक रह सकेगा। मतलब अगर अब जो है लोग जो है चेत रहे हैं और जलवायु परिवर्तन से जो है लोगों को सचेत कर रहे हैं और कहीं न कहीं अब ये जाके अच्छा काम हो भी रहा है। आज भूमंडलीय ऊष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में इसे एक है। आइए देखें कि दर्ज जो है तापमानों के आधार पर यह कितना गर्म हो चुका है। ठीक है, तो लिखा है कि तापमान के उपलब्ध आंकड़े 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप के हैं। ये यूरोप का आंकड़ा है। इस अध्याय के संदर्भित अवधि 1961-80 है। मतलब 1961 और 80 के बीच में पश्चिमी यूरोप के तापमान का आंकड़ा निकाला गया। इससे पहले और बाद की अवधियों के तापमान की असंगतियों का अनुमान 61 और 90 की अवधि के दौरान तापमान से लगाया गया। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 सेल्सियस है। काल श्रेणी 61 से 90 की ग्लोबल के समय तापमान की तुलना में 1856 और 2000 के दौरान पृथ्वी के धरातल के निकट वार्षिक तापमान में असंगति को दर्शाती है। मतलब यहाँ पर इस काल में तापमान क्या हो गया, तेजी से गर्म हो गया। तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई देती है क्योंकि औद्योगिकरण आ गया। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान दो अवधियों में हुआ, 1901 से 1944 तक और 1977 से 1999 के बीच में। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय ऊष्मन जो है 0.4 सेल्सियस बढ़ गया। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिन्हित है। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक अध्ययन जो है 19वीं शताब्दी के दर्ज किया गया। तापमान में 0.6 सेल्सियस अधिक था। मतलब तापमान 19वीं शताब्दी की तुलना में 20वीं शताब्दी में बढ़ गया। 1856 से 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशक में दर्ज किया गया। 1998 संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी शताब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। तो अचानक 1998 में तापमान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो प्रत्येक वर्ष जो तापमान बढ़ा है उसी चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इसको अच्छे से देख लेना है। पहला क्वेश्चन है, कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के निम्नलिखित में से कौन सी दशा आहार्थ है। पहला है सभी मौसमों में उच्च वर्षा। दूसरा है सबसे ठंडे महीने का औसत वार्षिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक होता है। नहीं। सभी मौसमों का औसत वार्षिक तापमान 18 सेल्सियस से अधिक होता है। यही होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया गया जा सकता है। कैसा, तो अनुभाविक तरीके से। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में कोपेन की पद्धति के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ कौन जलवायु पाई जाती है, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो AF जलवायु पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल था, तो 1998 सबसे गर्म साल था। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको NCERT क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।